अरे भाभी आप उठ गई? नींद पूरी हुई आपकी? अरे भाभी अगर आपको आराम करना था तो आप आराम कर लेती, घर में काम करने के लिए प्रिया भाभी तो है ही। हाँ ईशा, मैंने तो सारा काम कर ही लिया था, तुम थोड़ी देर और सो जाती। अरे जेठानी जी, आपको ये सब गरीबों की तरह बनाने की क्या जरूरत थी, मैं ये सब बाहर से ऑनलाइन मंगा लेती। अरे बहू पहले बताती तो मैं इस गरीबों के हाथ का ये खाना खाती भी नहीं। सच में ये खाना इतना भी अच्छा नहीं है, एक काम करो बहू, तुम ही मंगा लो ऑनलाइन खाना। अब जहां सब लोग खाने को साइड कर रहे होते हैं तो वहीं प्रिया का पति चुपचाप वो खाना खा रहा होता है। वहीं फिर ईशा ऑनलाइन खाना मंगाती है और घर के आधे सदस्य उसके ऑनलाइन खाने को खुशी से खाते हैं। अब शाम को जान के अपनी दोनों बहू से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कल तुम दोनों की मुंह दिखाई की रस्म है और हमारे में मुंह दिखाई की रस्म में बहू का चेहरा और बहू का लाया हुआ दहेज देखा जाता है। बड़ी बहू कृपया करके अपने माता पिता को कह देना कि इस बार वो कुछ भी ऐसा ना करे जिससे मैं लोगों के आगे मजाक का पात्र बनूं। हाँ जेठानी जी, इस बार समझा देना अच्छे तरीके से, कहीं इस बार भी शादी वाले दिन की तरह बदनामी का सामना करना पड़े हम लोगों को। जी मैं समझा दूंगी। अब प्रिया अपने कमरे में आकर पड़ोस की कलावती को फोन करती है। कलावती सुजाता को फोन देने आती है। सुजाता तुम्हारी बेटी का कॉल है, बात कर लो। हेलो, हाँ मेरी बच्ची, कैसी है तू, ठीक तो है ना? प्रिया घबराते हुए कहती है, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन कल मेरी मुंह दिखाई की रस्म है जिसमें चेहरे के साथ साथ बहू का लाया हुआ दहेज भी देखा जाएगा, इसीलिए कल आपको मेरा दहेज भिजवाना होगा। आपसे जितना हो पाए आप उतने में कुछ भिजवा देना। इतना कहकर प्रिया फोन काट देती है। अगले दिन जानकी प्रिया से पूरे घर की सफाई करवाती है। प्रिया सफाई के बाद हॉल की साज सजावट भी करती है और फिर रसोई में जाकर प्रिया सबके लिए पकवान भी बनाती है। दूसरी तरफ ईशा आराम से सोफे पर बैठकर मुंह दिखाई की ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। दोनों नंद उसके लिए महंगे महंगे ज्वेलरी लेकर आती है। भाभी आप ये ज्वेलरी पहनना अपनी मुंह दिखाई पर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। तभी वहाँ प्रिया आती है। माँ जी आपने मुझसे तो नहीं पूछा कि मैं क्या पहनूंगी अपनी मुंह दिखाई पर। तेरी माँ ने कुछ दिया है जो मैं तुझसे पूछूं? इसके माँ बाप ने तो इसको भर भर कर गहने दिए, कपड़े दिए हैं, तो ये पहन रही है। तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तू जा घर में काम कर, तेरे लिए वही ठीक है। अब शाम को घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है। दोनों बहू तैयार होकर सबके सामने आती हैं। अमीर ईशा ने डिजाइनर लहंगा, डायमंड का हार, सुंदर मेकअप किया होता है। वहीं गरीब प्रिया ने साधारण सी साड़ी के सिवा कुछ नहीं पहनी होती। दोनों ही आकर सोफे पर बैठते हैं। अरे जानकी, एक बहू इतनी साज श्रृंगार में, दूसरी बहू इतने साधारण से कपड़ों में क्यों है? हाँ सही कहा, दोनों बहू के श्रृंगार में तो जमीन आसमान का अंतर है। खैर छोड़ो, वैसे जानकी तुम्हारी दोनों बहू का दहेज का सामान कहाँ है, जरा वो भी दिखा दे हमें। सुषमा इतना कहती है कि तभी बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आती है। सभी लोग उठकर बाहर आ जाते हैं। तभी ड्राइवर बाहर आते हुए जानकी को चाबी देते हुए कहता है, जानकी जी, ये कार ईशा जी के पिताजी ने भिजवाई है दहेज में। दूसरी तरफ दो मजदूर ट्रक से एलईडी टीवी, फ्रिज, गोदरेज, एसी, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, इटालियन क्रॉकरी सेट जैसे अनेक सामान निकालकर बाहर रखते हैं। और ये जानकी तू तो माला माल हो गई, बाप रे, इतने सारे सामान के साथ इतनी लंबी कार तेरी बहू लेकर आई अपने साथ दहेज में। अरे बस बस, अब नजर मत लगाओ मेरी अमीर बहू के दहेज के सामान को। डोंट वरी मम्मी जी, अगर नजर लग भी गई तो मैं ऐसे सामान दोबारा मंगवा दूंगी। वैसे जेठानी जी आपका सामान नहीं आया अब तक। प्रिया इतना बोलती है कि तभी सामने से एक लकड़ी का ठेला आता है जिसके ऊपर स्टील का संदूक रखा होता है। अरे भाई साहब, ये ठेला लेकर आप मेरे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? जी इसमें प्रिया जी का दहेज का सामान है। अब मजदूर संदूक को उठाकर जानकी के कदमों के पास रखते हैं। जानकी गुस्से से एक लात उस संदूक के ऊपर मारते हुए कहती है, अच्छा तो बड़ी बहू तुम्हारे घर से दहेज का सामान इस 2 कौड़ी के संदूक में आया, आखिर है क्या इसमें? अब जानकी गुस्से से संदूक को खोलती है जिसके अंदर घिसे पिटे पीतल के बर्तन, पुरानी साड़ियां रखी हुई होती हैं, जिसे देखकर मेहमान कहते हैं, और ये कैसा दहेज, ऐसा सामान तो हमारे घर में कबाड़ बेचने वाले भी नहीं लेते। देखो देखो ये साड़ी देखो, ऐसा लगता है 50 साल पुरानी। जानकी जी आपका तो मजाक बन गया। सच में मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि जेठानी जी के घर में ऐसा सामान आएगा दहेज का। अरे ऐसा दहेज देने से तो अच्छा होता कि जेठानी जी आपके परिवार वाले दहेज का सामान ही नहीं भेजते। ये दहेज नहीं जानकी, तुम्हारी बेटे की बदनामी है। इस दहेज से ये साबित हो गया कि तुम्हारा बेटा इन्हीं सब चीजों के लायक है। बहू ये सब क्या है?
पहले तुम्हारे गरीब माता पिता ने शादी के मंडप में हमारी बेइज्जती करवाई और अब ये 2 कौड़ी का दहेज का सामान देकर मेहमान और रिश्तेदारों में हमारी इज्जत आसमान में उछाल दी। चलो निकलो यहाँ से, मुझे नहीं करवानी तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म। अब घर में आकर सभी लोग ईशा को तरह तरह के तोहफे देते हैं। वहीं जान के अपने हाथ से अपनी अमीर बहू को खाना खिलाती है। ये सब देखकर ईशा अपने आप को महारानी समझने लगती है। दूसरी तरफ प्रिया ये सभी चीजें देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अगर आज मेरे गरीब माता पिता ने मुझे अच्छा दहेज भेजा होता तो उस अमीर ईशा की तरह आज ही मुझे भी अपने हाथों से खाना खिलाती। अब अगले दिन से ईशा उस घर में खुद को महारानी समझने लगती है। वो घर का एक भी काम नहीं करती है। वहीं जान की दहेज न मिलने के कारण प्रिया की हालत नौकरानी से भी बदतर कर देती है। अब ईशा अपने हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए, जेठानी जी, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, आप हमारे लिए डिनर बना देना और मेरे दहेज के सामान पर थोड़ी धूल जम गई है, उसे भी अच्छे से साफ कर देना। इसी बहाने आपको दहेज देखने को भी मिल जाएगा कि असलियत में दहेज कैसा होता है। हाँ, सही कहा बहू तूने। अब सभी लोग घूमने जाते हैं। वहीं प्रिया सबके लिए खाना बनाती है और फिर ईशा के दहेज का सामान साफ करती है कि तभी प्रिया से ईशा के लाए हुए टीवी पर स्क्रैच पड़ जाता है और ईशा रात को अपने कमरे में जाती है और टीवी पर स्क्रैच देखती है तो वो गुस्से से चिल्लाते हुए प्रिया को अपने कमरे में बुलाती है। क्या हुआ देवरानी जी? जेठानी जी, आपने मेरी टीवी पर ये कैसा स्क्रैच लगाया है? जी वो गलती से हो गया, कपड़ा थोड़ा खुरदुरा था इसीलिए। यह सुनकर ईशा को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया की मुंडी पकड़कर उसकी मुंडी टीवी पर रगड़ने लगती है। देवरानी जी छोड़िए, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा आपके दहेज के सामान को कभी साफ नहीं करूंगी। घरवाली ये सारा तमाशा देखकर खुश होते हैं लेकिन प्रिया की मदद नहीं करते। अब अगले दिन प्रिया रो रो कर ये सारी बातें अपने घर वालों से बताती है। अरे मेरी ही गलती है बेटा, जो मैं तेरे लिए दहेज का सामान नहीं जुटा पाया, पर अब मैं जरूर कुछ न कुछ करके दहेज का सारा सामान तेरे ससुराल लेकर जाऊंगा। अब अपनी बेटी को इतना पीड़ित होता देखकर सुजाता और रामदास अपनी झोपड़ी सस्ते दाम में बेचकर अपनी बेटी के लिए सुंदर कपड़े, 1 से 2 गहने, पलंग और लकड़ी की अलमारी और प्लास्टिक की कुर्सी खरीदकर जानकी के घर पहुंचते हैं। जानकी सामान देखकर, अरे जुट गया दहेज का सामान अपनी बेटी के लिए। जी मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे कि मैं इतने दिनों तक अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान नहीं जुटा पाया, पर अब ये सामान आप रखिए और इस सामान में एक चिट्ठी भी है आपके लिए, उसे आप जरूर पढ़िएगा। बेटी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सुजाता और रामदास वहां से चले जाते हैं और जानकी सामान के बीच से चिट्ठी उठाकर पढ़ती है। श्रीमती जानकी जी, मैंने सुना कि मेरी बेटी प्रिया को दहेज के लिए सताया जा रहा है, इसलिए आज ये जो भी चीजें मैंने भेजी है ये दहेज नहीं है, ये मेरी बेटी की इज्जत है जिसे मैंने अपनी इकलौती झोपड़ी बेचकर खरीदा है। अब अगर मेरी बेटी उस घर में खुश रहे और उसे गरीब की बेटी कहकर ताने न दिए जाए तो हम सड़क पर भी खुशी से रह लेंगे। ये सुनकर घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं। जानकी को पहली बार शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं अमीर ईशा की नजरें भी शर्म से झुक जाती हैं। माँ जी, हम सब ने प्रिया के माँ बाप को बेघर कर दिया। मेरा दहेज आपको फक्र दे गया, पर प्रिया का दहेज आपको पाप का भागीदार बना गया है। प्रिया, हम सब तुम्हारे गुनाहगार हैं, हमें माफ कर दो। अगर माफी मांगनी ही है तो मेरे माँ बाप से मांगिए। हाँ बड़ी बहू, तुम ठीक कह रही हो। चंद पैसों के लालच में हम सब अपना ईमान खो बैठे। हम तुम्हारे माता पिता को बेघर नहीं करना चाहते थे। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे पिता से अभी के अभी मिलना है। हाँ बहू, हमें अपने परिवार वालों के पास ले चलो। अब प्रिया अपने सास ससुर को लेकर अपने घर की तरफ आती है जहां उसके माता पिता खेत के जमीन पर लेटे हुए होते हैं। माँ, पिताजी, ये कैसी दशा बना ली आप दोनों ने अपनी। सुजाता जी, रामदास जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इस परिस्थिति में नहीं डालना चाहती थी। हाँ रामदास जी, हम लोग इस दहेज को लेकर पाप के भागीदार हो गए हैं। हमें आप लोगों को इतना नहीं सताना चाहिए था, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, मैं चाहकर भी प्रिया की कोई मदद नहीं कर पाया। अब रामदास और सुजाता अपनी बेटी के ससुराल वालों को माफ कर देते हैं, जिसके बाद जानकी अपनी गरीब बहू के माता पिता के लिए एक दूसरा घर बनवा देती है और अपनी बहू के साथ भी खुशी से रहने लगती है। ईशा के अंदर से भी अमीरी का घमंड अब दूर हो जाता है, जिससे दोनों ही परिवार का अब खुशहाल जिंदगी बिताने लगते।